नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, मैं अक्सर आपके साथ पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास की बात करता रहता हूँ। आज भी मैं इसी मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि गुर्बत और अफलास से कैसे निकला जाए और पाकिस्तान के लोगों की हालत जो है वो कैसे अच्छी हो। अगर वर्ल्ड बैंक जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करता है उसको हम देखें और अगर हम ये हिसाब लगाएं उनके इंडिकेटर के हिसाब से कि अगर एक घर में 600 रुपये रोज़ाना आए तो तकरीबन 35% आबादी जो है हमारी वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। और अगर यही हम आमदनी जो है डेली की 1000 के करीब लगाएं तो तकरीबन 75% यानी 75% आबादी जो है वो गुर्बत से नीचे रह रही है। यानी कि ना अच्छी तालीम है, ना सेहत और ना कोई रहने के लिए प्रॉपर शेल्टर जो है। तो ये गुर्बत से हमें जो है ये कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है तरक्की करने का और अक़वाम आलम में एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करने का। मैं जो पूरी सिचुएशन है मैं एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ और आप खुद ही फैसला करें कि ये एक बहुत बेहतरीन मौका है कि नहीं है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ सिर्फ एक साल के लिए तमाम इख्तलाफात और तलखियाँ किसी एक लोहे के संदूक में बंद करके उसको सील कर दें और ब्यूरोक्रेसी जो कि इस वक्त आराम फरमा रही है वो अपनी नाराज़ी ख़त्म करके अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ का मैक्सिमम देना शुरू कर दें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्द ये जो गुर्बत है इससे बाहर निकल सकते हैं। और इस वक्त जो दुनिया में सिचुएशन है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए जिससे कि फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे साथ आइए, मैं आपको सारे हालात जो है वो दिखाता हूँ। चंद सालों की बात है कि दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी जो है वो चाइना होगा और दुनिया की तमाम मंडियों में, ख़ास तौर पे एशिया और यूरोप की मंडियों में चाइनीज़ माल होगा और वहाँ माल पहुँचाने के लिए राहदारी जो है वो पाकिस्तान होगा। और यही पाकिस्तान के लिए जो है ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा जो है ना पाकिस्तान को उठाना है। सबसे पहले तो ये है कि CPEC के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म जो है ना वो किया जाए। नाज़रीन, अगर हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये जो मेरी सजेशंस हैं इसको संजीदगी से लें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि तमाम आवाम जो है उनको सर आँखों पे बिठाएगी। और आप ये देखिए कि अगर इस पे अमल हो जाए तो 10 सालों के अंदर अंदर जो है UAE, दुबई वगैरह की जो रातें हैं वो अंधेरी और कराची की रातें जो है वो जगमगा उठेंगी जैसे कि 60s में हुआ करता था। नाज़रीन, सिचुएशन ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो है ये तारीख़ की सबसे ज़्यादा तल्ख़ जो बातचीत है वो चंद माह पहले हुई और इससे ज़्यादा गहरे इख्तलाफात जो हैं वो पहले कभी नहीं हुए। मैंने उस वक्त भी एक वीडियो अपलोड की थी और आपको बताया था कि जो कुछ सऊदी अरब पाकिस्तान को दे रहा है वो पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क से भी मिल सकता है, किसी और जगह से भी मिल सकता है और उसका कोई और सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। लेकिन सऊदी अरब को पाकिस्तान की शक्ल में जो एक बेहतरीन दोस्त है और जान कुर्बान करने वाले लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, वो उनको किसी और जगह से नहीं मिल सकते। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सऊदी अरब जब ठंडे दिलो दिमाग से सोचेगा
तो वो पाकिस्तान से ज़रूर रब्ता कायम करेगा। अब इतलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के जो हैं उन्होंने हमारे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता किया है और खुश आइंद ख़बर ये है कि जल्द हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा भी करेंगे। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान की पोजीशन पहले से मुख्तलिफ हो चुकी है और जब हमारे वज़ीर ख़ारजा की या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सऊदी हुकाम से बातचीत हो तो उन्हें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए और सऊदी अरबिया को एतमाद में लेना चाहिए कि हम आपके बेहतरीन दोस्त हैं, हम मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पे जान कुर्बान करने वाले पाकिस्तानी हैं और हमें वो अपनी दोस्तों की लिस्ट में नंबर 1 पे रखे। ये उनके फ़ायदे की बात है। सऊदी अरबिया के पास जो है वो दौलत जो है वो सिर्फ़ तेल की है और ये जो मैं है की बात कर रहा हूँ ये अगले 10-15 साल में थी होने वाला है। ये हम कहा करेंगे कि सऊदी अरेबिया अमीर होता था, क्योंकि 10-15 साल के बाद तेज़ी से जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तेल की ज़रूरत जो है बहुत कम रहेगी और फिर तेल को ड्रिलिंग करके और रिफ़ाइन करना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये सऊदी अरेबिया को भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जाना पड़ेगा और वो टेक्नोलॉजी उसको दूसरे मुल्कों से लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान को इस वक्त जो है जब उनसे सऊदी अरब के हुकाम से बातचीत हो तो उनको हमें अपने HR ह्यूमन रिसोर्सेज जो ना ऑफ़र करनी चाहिए। ये राइट टाइम है कि उनको ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि स्किल्ड लेबर है वो ऑफ़र की जाए और स्किल्ड सिर्फ लेबर नहीं, इससे भी ज़रा ज़्यादा हायर लेवल पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं, और जितना उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होगी उतना ही जो है हमारे हालात उनके साथ जो है ज़्यादा बेहतर होंगे। और हमें सऊदी अरेबिया से डिमांड इस वक्त क्या करनी चाहिए? हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बेहतर सैलरी और सबसे बढ़कर ये है कि रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और बेहतरीन सलूक, ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग वहाँ रह चुके हैं या विज़िट करते हैं उनको मालूम है कि सऊदी अरेबिया जो है उसमें पाकिस्तानी के साथ बहुत अच्छा सलूक जो नहीं होता, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एक नुक्ता तो नाज़रीन मेरे एनालिसिस का जो ना ये है। दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया से जब ये बातचीत करें तो हमें दोबारा टर्की को जो है रीएश्योरेंस करवानी चाहिए कि उनसे दोस्ती का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि टर्की के साथ हमारी किसी किस्म की दोस्ती जो है वो कम हो रही है। और एक पाकिस्तान को और बात जो है वो अपने एजेंडे पे रखने चाहिए, बल्कि आपने थिंक टैंक्स जो हैं उनके ये दरमियान रखनी चाहिए कि टर्की और सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा जो गहरे इख्तलाफात हैं वो 1923 में लौज़ान एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद जो है ना वो पैदा होंगे, और उस वक्त पाकिस्तान को क्या रोल अदा करना है इन दो मुल्कों के दौरान और किस तरीके से जो अपने कंट्री के इंटरेस्ट है उनको बचा के रखना है, दोनों के साथ दोस्ती भी रखनी है और अपने इंटरेस्ट जो हैं वो भी बचा के रखने हैं। उसमें एक और तरीका ये है कि हमें नॉलेज वर्कर्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। ये नॉलेज वर्कर जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये टेक्निकल लोगों से ज़्यादा थोड़ा सा हायर लेवल पे है, जो कि आप समझें कि सब इंजीनियर्स लेवल के जो लोग हैं। इसी तरह हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और नॉलेज वर्कर्स हैं, ये टर्की के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए कि वहाँ उनको हम दे सकें। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये टर्की के साथ जितने हमारे गहरे ताल्लुकात होते जाएंगे उतना ही सऊदी अरेबिया के साथ बेहतर ताल्लुकात करने में हमें जो ना वो मदद मिलेगी। एक और अहम बात यह है कि UAE जो है वो इस वक्त
ये उनकी प्लानिंग है, ये वो इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि आज तक उन्होंने किसी को नेशनलिटी नहीं दी। तो आप ये सोच रहे हैं कि जो लोग टेक्निकल लोग हैं उनको नेशनलिटी दी जाए, क्योंकि यूएई के पास भी जो ट्रेड है उसके अलावा या बिजनेस है जो बाहर से ला के लोग, वो एक मार्केट है, मंडी है। तो ये है कि हमें इस वक्त यूएई के साथ भी जो है वो ऐसा दोस्ताना माहौल जो है वो बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, और अगेन उनको भी ऐसे इंडिस्पेंसिबल किस्म के लोग जो है ना वो देने चाहिए जो कि उनका फिर इन्हिसार पाकिस्तान के ऊपर हो सके। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। लद्दाख में जो सूरत हाल है उसने भारत को जो ना बैकफुट पे कर दिया, और ये एक कश्मीर के लिए भी आइंदा, बहुत मकबूजा कश्मीर के लिए भी आइंदा एक बहुत अच्छी बात जो है ना ये होने वाली है। क्यों कि अगर भारत ने सी पैक के सिलसिले में किसी किस्म की जो है वो गड़बड़ करने की कोशिश की, तो जो लद्दाख में इस वक्त चाइनीज़ जो है ना वो जिस तरह कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, तो ये फिर भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और ये अब भारत को भी इस बात की ये समझ आ चुकी है। इसीलिए आप देखें बहुत कई मतलब महीनों से जो कि भारत डेली जो है पाकिस्तान को वो सर्जिकल स्ट्राइक का वो मज़ा तो चख चुका है, अपने आका इसराइल को साथ में लाने के बाद भी वो शिकस्त जो वो खा चुका है। इधर लद्दाख में भी जो है चाइनीज़ फ़ौजें जो है कब्ज़ा कर चुकी हैं, तो भारत के पास भी अब बैक फुट पे रहने के अलावा और कोई चारा जो ना वो नहीं है। उधर एक और मैं आपको बात याद करवाना चाहता हूँ कि साउथ एशिया सी में जो है ना, चाइना ने, आपको पता है कि अमेरिका का जो सारा सिस्टम है वो चंद सेकंड्स के लिए जैम कर दिया था, और जानबूझ के ये बाई प्लानिंग था कि ये चंद सेकंड के लिए ही करते हैं। तो ये भी अमेरिका के लिए एक इंतहाई हजीमत और तशवीश की बात थी कि ये कैसे हो गया, और चाइना के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि उसने सारे हमारा सिस्टम जो है वो चंद सेकंड के लिए ब्लॉक कर दिया, जैम कर दिया। तो ये भी एक अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी। नौ इसराइल को तस्लीम करने की जो मूवमेंट बहुत तेज़ जो ना वो चल रही थी, लगता था कि जी बस एक हफ्ते में जो ना एक मुल्क मिडल ईस्ट का जो इसराइल को तस्लीम करेगा, दूसरे हफ्ते में दूसरा करेगा। लेकिन अब सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। ये सारे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जो कि बड़ी तेज़ी से इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे, जब उन्होंने अपनी इस थॉट को या प्लानिंग को रिविज़िट किया है, तो ये सारा कुछ जो है ये स्लो हो गया है, ये पहले की तरह तेज़ जो है ना वो नहीं रहा। और एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो दिन ब दिन बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान को इस चीज़ का ये अदराक हो चुका है, सी पैक प्रोजेक्ट की वजह से भी और वैसे भी कि जो भी हमने अपने इंटरनेशनल लेवल पे जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, उससे ईरान को ये एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान जो है मुस्तक़बिल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है ना वो होगा। तो अब वो भी हमारे साथ हालात जो है वो बहुत अच्छे कर रहा है, और इस वक्त हमारे अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों के साथ हालात जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन, मैंने जितने मुल्कों के साथ बातचीत जो हमारी हो रही है, नाज़रीन ये जितने भी कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको जो सिचुएशन बताई है और ये जो एनालिसिस करके मैंने आपके सामने पेश किया है, जो मेरा मरकज़ी नुक्ता है वो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है
कि इससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी सारी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसको तेज़ जो ना वो कर सकता है। लेकिन मुश्किल क्या है, हमारी तरक्की की राह में रुकावट जो है वो क्या है? वो नाज़रीन हम खुद हैं। इस वक्त हमारे वतन अजीज़ में कौन सी ऐसी क़ुव्वत है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो समझा सके कि आप अपने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करें, और ये बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान को तरक्की की राह में जो ना वो डाल दें। और उसके बाद जो है वो 1 साल के बाद वो सियासत करते रहें। सियासत तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करनी है, लेकिन पब्लिक का जो ना इस वक्त सोचें। और एक तो ये है कि ये इस चीज़ पे सोचना है कि वो कौन सी क़ुव्वत है जो इन सब को इकट्ठा एक जगह पे जो ना बिठा सके। और नाज़रीन, हमें एज ए पाकिस्तानी क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो है हम पब्लिक, सबसे ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट हैं। हमें जो है एज ए पाकिस्तानी अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो बिग नो कह देना चाहिए कि इस वक्त हम किसी किस्म की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम सारी तवज्जो जो है ना मरकूज़ करना चाहते हैं अपनी लिखाई पढ़ाई पे, जो है ना अपनी नई नई स्किल सीखने के लिए। और हम ये देखना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर हम कहाँ कहाँ कोई ना कोई जॉब जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी रिक्वेस्ट है कि वो, और जो ब्यूरोक्रेसी है ख़ास तौर पे, वो भी जो ना वो सारे मिल के कोशिश करें और इस वक्त पाकिस्तान को गुर्बत और अफलास से निकालें। और तमाम लोग जो हैं ये गुर्बत की लाइन से नीचे रहने की बजाय ये सारे ऊपर रह रहे हों। जो ही ये ऐसा होगा कि गुर्बत और अफलास ख़त्म होगी तो ये तमाम लोगों के लिए, पॉलिटिशियंस हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है कि आप फिर एक अच्छे हालात में जो ना वो अपनी पॉलिटिक्स करें। पाकिस्तान में एजुकेशन बेहतर होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी, लोगों के पास जॉब्स होंगी, शेल्टर होंगे। जो ही ये हो गए तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी और आपको इसी कंट्री में रहने का जो है ना वो बेहतरीन आप एंजॉय करेंगे रहते हुए। और अपने आप को इस तरीके से आपकी स्किल्स जो है इस तरीके से डेवलप कर लें कि जहाँ जहाँ दूसरे जगह पे भी आप जाएं तो आपको वेलकम जो है ना कहा जाए। तो नाजरीन, हमें सबको मिल के जो है ना अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मजबूर करना होगा कि नो पॉलिटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो आए सब मिलकर दुआ करें कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको अकल आए और पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो इस मौके से फ़ायदा उठाए और जो मैंने एनालिसिस करके आपके सामने रखा है वो तमाम मुल्कों से रवाबत कायम करके और अपनी सिचुएशन जो है ना वो बेहतर करे। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।